अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा। आज हम काफ़ी अरसे के बाद इंशाअल्लाह ताला सर्फ को एक मुकाम तक पहुंचाने के बाद आज हम दोबारा से नहव के समझने और पढ़ने के सिलसिले का आगाज कर रहे हैं। ठीक है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हमने सर्फ को मुकम्मल कर लिया है या सर्फ का मौजू हमारा अब और डिस्कस नहीं होगा। ऐसा नहीं है। हम आज जब नहव को स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसकी अब दोबारा से इजरा कर रहे हैं, यानी दोबारा से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और सर्फ को हम वक्तन फवक्तन जिन टॉपिक्स को हमने कहा था कि हमें कवर करना है, उनको हम नहव के क्लासेस में कुछ वक्त देकर साथ कवर करते रहेंगे, ताकि आप लोग एक टॉपिक से बोर ना हो और सर्फ से हमारा रिश्ता मुकम्मल तौर पर ना टूट जाए। ठीक है, क्योंकि सर्फ को भी हमें साथ लेकर चलना है। और नहव में सर्फ के मबाहिस या सर्फ के डिस्कशंस बार बार आएंगे। जब वो जगह आएंगी तो मैं आपको उन सर्फ के टॉपिक्स को दोबारा से रिफ्रेश कराऊंगा मेमोरी से, या फिर कोई नए इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। आज हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि आपके लिए मुझे एक माइंड मैप तैयार करना है। ठीक है। माइंड मैप, आप अगर आप समझते हो कि आपके जहन में एक नक्शा होना चाहिए कि नहव असल में है क्या चीज, हमें अरबी जुबान में पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो नहव में अहमियत के हामिल हैं, दे आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। कि जिसको ना जाने बिना आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहव थोड़ा भी आता है। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहव आधा आता है, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहव के सिर्फ ये टॉपिक्स आते हैं। तो ये दोनों शख्स बराबर ही होंगे, क्योंकि नहव एक तसव्वुर है, एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझना है आपको। हाँ, इसके एडवांस डिटेल्स आप बाद में दूसरी किताबों से सीखेंगे, लेकिन जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसके बिना आप कोई अरबी इबारत या अरबी चैप्टर्स या अरबी स्टोरीज या अरबी पैराग्राफ आप नहीं समझ सकते, हत्ता कि आप एक लाइन तक नहीं समझ सकते, उन प्रिंसिपल्स को जानना बहुत जरूरी है। चाहे आप बुनियादी तालिब इल्म ही क्यों ना हो, चाहे आप बहुत प्रिलिमिनरी अगर आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो। ठीक है। प्राइमरी के मतलब अगर स्टूडेंट को भी अगर हम कंसिडर करें, तो ये इंफॉर्मेशन जाने बिना आप कोई भी अरबी किताब आप उठाकर पढ़ ही नहीं सकते। कुरान तो दूर की बात है। ठीक है। आप कोई अरबी किताब, बेसिक अरबी की किताब भी आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है। तो आज हमें जो करना है वो ये कि हमें ये समझना है कि अरबी जुबान में कौन कौन से बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जिसको अगर हम समझ जाएं तो हमें नहव समझ आ जाएगा। और इसके साथ मैंने जिस किताब का इंतखाब आप लोगों के लिए किया है, वो अरबी जुबान की बेसिक किताबों में शुमार होता है। और मैं उसका तारुफ भी आपको कराऊंगा, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके ऑथर के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, और उसमें हमारे लिए क्या नसीहत है वो भी हम इंशाल्लाह इससे हासिल करेंगे। और फिर देखेंगे कि आगे हमें किस रास्ते पर, किस नहज पर चलना है। ठीक है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। अन्नहु। ठीक है। सबसे पहले हम अन्नहु। अब याद रहे कि मैंने पिछली क्लासेस में जब नहव का की जो बिगिनिंग कराई थी, आपको याद होगा, महीनों पहले, पिछले साल की बात है, मैंने नहव के बेसिक आपको इंट्रोडक्शंस कराए थे। याद होगा आप लोगों को कि मैंने बताया था नहव क्या है, इसकी डेफिनेशन बताई थी, फिर नहव में हम क्या पढ़ते हैं, कि नहव कैसे तैयार हुआ, कैसे ये फन जो है ना वो वजूद में आया, इसके बनाने वाले कौन थे। ठीक है। इसको, इसके मुअस्सिस कौन थे, यानी इसके फाउंडेशन रखने वाले कौन कौन से उलमा थे। और हमने आपको थोड़ा बहुत ये बताया था कि कलाम क्या होता है, कलिमा क्या होता है, कलिमा में फिर कौन कौन सी चीजें आती हैं, इस्म आता है, फेल आता है, हर्फ आता है। तो ये हम
आपको पहले बेसिक थोड़ा सा बता रहे थे। अब हम उन टॉपिक्स को ये देखेंगे कि वो नहव में कहाँ फिट होते हैं, जो हमने पढ़ा ना अभी तक, वो कहाँ फिट होते हैं और आगे आने वाले टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमारे शेख ने हफिज़हुल्लाह हमें एक नज़म के तौर पर नहव को पेश किया था। वो नज़म मैं आपको के सामने यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। ये अरबी का नज़म है, ठीक है, लेकिन इसको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि नहव में हमें क्या पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। ठीक है, आप लोग रेडी हैं? आपको नोट भी करना है, जी ठीक है। सर। अब से आपके सामने हर वक्त कोई पेंसिल या पेपर या पेन होना चाहिए, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें अपने जहन में कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि हर चीज को लिखना नामुमकिन है। ठीक है, तो आपको बहुत जरूरी है कि इसको नोट करना है। यकीन करिए बिफजलिल्लाहि ताला, अगर आपने इस चीज को समझ लिया जो मैं आज आज समझा रहा हूं ना, आपके लिए नहव बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान हो जाएगा। आपके जहन में हर चीज को आप उस डब्बे में डाल सकते हैं कि अच्छा ये टॉपिक है, ये इस डब्बे में जाएगा, ये टॉपिक है, ये इस डब्बे डब्बे में जाएगा। यानी आप अपने माइंड में हर टॉपिक को उस खास मौजू के डब्बे में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे शेख कहते हैं कि लिल्लाहि दर्रुल काइल, ये दुआया कलिमात है। मैंने इसको एक बार समझाया भी था लाम हरफ जर में, जब मैंने कराया था ना हरफ जर का माना, तो इसका माना मैंने बताया था। ये दुआया कलिमात है जिस शख्स ने ये जो नज़म लिखा है उसके लिए। ठीक है, तो वो कहते हैं मबाहिस इल्म नहव। अगर मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है तो ये मैं पहला सत्र जो है इसका पढ़ रहा हूँ। मबाहिस इल्म नहव खम्सुन नज़मतुहा वमा शज़्ज़ मिन्हा कुल इलैहा रवाजिउ। ठीक है, कहते हैं कि इल्म नहव जो है ना, इल्म नहव, नहव का जो है ग्रामर जो है, इसका जो इल्म है, इसके जो मबाहिस हैं, इसके जो डिस्कशंस हैं, यानी इसमें जो टॉपिक्स हैं, वो क्या है? खमसुन। खमसुन है। खमसुन का माना आप लोगों को पता है किसको कहते हैं? खमसुन पाँच। जी, पाँच। पांच को खमसुन कहते हैं, बिल्कुल। अरबी जुबान में ये अदद में भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ये, हाँ, अदद में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जिनको पता है उन्हें पता है कि अरबी जुबान में पांच को खमसुन कहते हैं। ठीक है, तो अरबी जुबान, नहव जो है, नहव सर्फ की बात नहीं हो रही यहाँ पे, नहव की बात हो रही है। नहव में पांच टॉपिक्स, बड़े टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हैं? पांच, जिसको नज्म की सूरत में शायर ने इसको जो नाजिम है उन्होंने इसको नज्म की सूरत में रखा है। ठीक है, पांच टॉपिक्स। और वो कहते हैं कि वमा शज़्ज़ मिन्हा कुल इलैहा रवाजिउ। और अगर आपको कोई एक ऐसा टॉपिक दिखे जो इन पांच में से आपको नहीं दिख रहा, यानी वो पांच कौन से हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो पांच कौन से हैं। अगर ऐसा हो कि आपको कोई टॉपिक आपको दिख रहा है, लेकिन उस नाम से मैंने आपको नहीं बताया है कि वो पांच में से है, तो याद रखिएगा कि उन्हीं पांच में से किसी के अंदर वो शुमार किया जाएगा। इसकी मिसाल जब हम देखेंगे तो देखेंगे, लेकिन आप ये समझें कि पांच बड़े टॉपिक्स हैं, और कुछ भी इसके इस पांच टॉपिक के बाहर आपको कहीं कुछ दिख रहा है जो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा कि ये तो टॉपिक्स सर ने नहीं बताया था कि ये पांच टॉपिक्स में से हैं, तो जरूर उन पांच में से ही किसी के अंदर उसको शुमार किया जाएगा, अगरचे नाम के साथ हमने उसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन वो उन पांच में ही किसी एक के अंदर वो कंसिडर किया जाएगा। फाइन, तो पांच बड़े टॉपिक्स हैं। इसके अलावा कुछ भी आएगा ये इन्हीं पांच के अंदर में, किसी एक पांच के अंदर में से इसको शुमार किया जाएगा। ये पहले लाइन का मीनिंग है। वाजे है तो बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी सर। ठीक है, अब जी। फिर वो कहते हैं सलासतु अबवा। अच्छा, अब वो पांच कौन से, मैं आपको पहले समझा देता हूं। ठीक है, वो पांच टॉपिक्स ये हैं, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। वो पांच टॉपिक कौन से हैं? अल मबादी, अल मरफुआत, अल मंसूबात, मजरूरात और मजदूम। ये पांच टॉपिक्स हैं नहव के। मबादी क्या है, मैं सारी चीजें बताऊंगा अभी। मबादी, मरफुआत, मंसूबात, मजरूरात
और मजजूम। कितने हो गए? 5। मबादी कहते हैं जो इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स, ठीक है, कि जिसको जानना बहुत जरूरी है, यानी नहव का जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, कि नहव में दाखिल होने के बाद जो सबसे पहली चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए नहव में, इसको इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स कहते हैं, मबादी, यानी बेसिक, एकदम बेसिक इंट्रोडक्टरी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये टॉपिक्स, इसको कहते हैं मबादी। मरफुआत, मंसूबात, मजरूरात और मजजूम मैं आपको अभी समझाने लगा हूं, लेकिन मबादी किसको कहते हैं? फाउंडेशनल या बिगिनिंग, जिसको होता है ना बिगिनर्स, बिगिनर टॉपिक्स, मतलब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ये इश्यूज नहव में, इसको जाने बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो पहले लाइन फिर से मैं पढ़ता हूं, मबाहिस इल्म नहवी खम्सुन नज़मतुहा, ठीक है, नज़मतु यानी मैंने नज़म किया, नज़मतु मैंने नज़म किया इसे। मबाहिस इल्म नहव खम्सुन नज़मतुहा वमा शज़्ज़ मिनहा कुल, कह दो कि क्या है, इलैहा रवाजिउ, यानी इन्हीं 5 में से किसी की तरफ उसका रुजू है, उसी में शुमार किया जाएगा। अब वो कहते हैं सलासतु अबवाबिन मबादिउ इल्मिही, सलासतु अबवाबिन मबादिउ इल्मिही, के 3 अबवाब ऐसे हैं जो इस इल्म के मबादी में से शुमार होते हैं, इस इल्म के इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स में से शुमार होते हैं। कितने टॉपिक्स? 3 अबवाब, 3 अबवाब। सलासतु अबवाबिन, बाब की जमा अबवाब, बाब यानी चैप्टर्स, ठीक है, आप अगर सिंपल टर्म्स में मैं कहूं तो 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको इस इल्म के इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट में शुमार किया जाता है। 3 टॉपिक्स, सलासतु अबवाबिन, ये क्या है? मबादिउ इल्मी ही, इस इल्म का मबादी है। तो हमने कहा था ना कि 5 बड़े टॉपिक्स हैं, पहला उसमें मबादी था। अब इस मबादी में कितने चीजें हैं? 3 है, यानी 5 जो बड़े टॉपिक्स थे, मबादी और मरफुआत और मंसूबात, मजरूरात, मजजूम, इस मबादी की बात हो रही है अभी। इस मबादी में कितने टॉपिक्स हैं? 3 टॉपिक्स 3 टॉपिक्स हैं। वो हैं। 3 कौन से हैं? नंबर 1, कलामुन, कलाम किसे कहते हैं? व एराब, और एराब किसको कहते हैं? ठीक है। और आखिरी, अल मारिफु तत्बाउ, तत्बाउ यानी उसको फॉलो कर रहा है। अल मारिफ, ये मारिफ किसको कहते हैं? मैं अभी सब समझाऊंगा इंशाल्लाह। मबादी में 3 अहम मौजू हैं, या 3 अहम चैप्टर्स हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, कलाम किसको कहते हैं अरबी जुबान में, एराब किसको कहते हैं, और अल मारिफ किसको कहते हैं, मारिफा, आपके जुबान में, उर्दू जुबान में जिसको मारिफा कहते हैं, ठीक है। कि कलाम किसको कहा जाता है, एराब किसको कहा जाता है, मारिफ किसको कहा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अब यहां आ जाते हैं, ठीक है। मैंने लिखा है, यहतवी हादल उन्वान सलासा मौज़ूआत, ठीक है, कि ये जो मबादी है इसके अंदर 3 मौजू शुमार किए जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक है कलाम। अच्छा, कलाम आपको याद होगा, और ये हमने काफी डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है हमारे साथ पिछली क्लासेस, उनको थोड़ा सा रिकैप भी है, और रिकमेंडेशन भी है कि वो पिछले रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा, इसमें काफी डिटेल्स हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर कलाम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को। किसी भी जुबान में कोई सेंटेंस आप जब बनाते हैं तो कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर आप बनाते हैं, यानी उसके जो बुनियादी चीजें हैं जिनसे कोई सेंटेंस तैयार होता है किसी भी जुबान में, उसको पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अरबी जुबान में वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है? इस्म है, फेल है और हर्फ है, यही 3 है। यानी अरबी जुबान में हर चीज या तो इस्म है, या तो फेल है, या हर्फ है। हर और हमने हर किसी को डिफाइन किया था कि इस्म किसको कहते हैं। इस्म अरबी जुबान में किसी ऐसी चीज को कहते हैं, ऐसे वर्ड को कहते हैं जो किसी जात पर या किसी कॉन्सेप्ट पर दलालत करता है, किसी कॉन्सेप्ट या किसी फिगर को रेफर करता है, इसको इस्म कहते हैं। और इस्म में कोई जमाना नहीं पाया जाता, कोई टेंस नहीं पाया जाता है, हम इसमें ये नहीं बता सकता कोई कि ये कब हो रहा है ये, ठीक है। तो कब का पहलू नहीं होता है इसमें।
फेल में कोई एक्शन हो रहा होता है और वो एक्शन किसी जमाने के साथ मुकय्यद होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे हम कहते हैं उसने खाया, तो यहाँ खाने का अमल हो रहा है और किस टाइम, पॉइंट इन टाइम पे ये खाना हुआ है, पास्ट में हुआ है, माजी में हुआ है, तो इसको फेल माजी कहते हैं, यानी पास्ट की बात हो रही है। तो फेल में कोई काम होता है और किसी टेंस के साथ, किसी जमाने के साथ वो जुड़ा हुआ होता है, इसको कलाम कहते हैं, सॉरी इसको फेल कहते हैं, है ना। और हमने कहा था जैसे ज़हबा वो गया, यज़हबु वो जाता है या जाएगा, तो इसमें क्या है, जाता है यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, जाएगा फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये फेल है। यानी फेल में और इसम में एक बुनियादी फर्क क्या है कि जमाना पाया जाता है फेल में, इसम में जमाना नहीं पाया जाता, टेंस नहीं पाया जाता, ठीक है। और आखिरी चीज है हर्फ। हर्फ कहते हैं जो ना इसम हो और ना फेल हो, इसको क्या कहते हैं, हर्फ। अगर बहुत आसान अंदाज में मैं आपको बोलूं, यानी कोई एक ऐसा लफ्ज आपको मिले जो कि ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ना किसी कॉन्सेप्ट को रेफर कर रहा है, और ना ही कोई काम होने पर या जमाने के साथ कैद होने पर रेफर कर रहा है, तो वो फिर क्या होगा, हर्फ होगा। जैसे मिन, हर्फ मिन, मिन यानी से, जिसको उर्दू जुबान में हम कहते हैं से, या इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम, ठीक है। तो हम कहते हैं मिनल मक्का इलल मदीना, मक्का से मदीना तक। अब ये जो से है, ये से खुद एक इसका हल्का सा एक माना आपको मिल रहा है कि से यानी कहीं से कोई बात हो रही है, लेकिन जब तक ये किसी इसम और फेल के साथ आप ना जोड़ें, इसका माना मुकम्मल तौर पर वाजे नहीं होता। इस वजह से इसको कहते हैं हर्फ। हर्फ, हर्फ कहते हैं किनारे को, ठीक है। तरफ को कहते हैं किनारे को, क्योंकि ये आमतौर पर जुमले में भी किनारे में कहीं पड़ा होता है ये लफ्ज, ठीक है। ये जो वर्ड है यूजुअली सेंटेंस का के शुरू में नहीं आता, किसी किनारे पर या कोने पर पड़ा होता है। और इस ताल्लुक से भी कि ये ना इसम में शुमार होता है, ना ये फेल में शुमार होता है, तो ये बेचारा कोने में पड़ा रहता है, इसको हर्फ कहते हैं, ठीक है। तो ये कलाम की डिस्कशन है, जो इंशाल्लाह हम फिर से दोबारा जब अजरूमिया स्टार्ट करेंगे तो इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, और बहुत डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डिटेल हमने काफी पढ़ लिया है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कलाम का मौजू काफी दिनों तक पढ़ा है और काफी डिटेल में पढ़ा है, तो अब हम उसको दोबारा उतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हल्का सा जितना मुअल्लिफ ने इब्न आजुर्रूम ने जितना उसको जिक्र किया है, उस हद तक उसको जरूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमें किताब शुरू से पढ़नी है। अच्छा, कलाम समझ में आ गया। यानी मबादी में जो पहला जो इशू है वो ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, अरबी जुबान में पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या है, और इसमें फिर ये भी आता है कि उसकी अलामतें क्या क्या है, इसम की अलामतें क्या क्या है। अगर आपको माना भी नहीं पता हो, आपको अगर ये देखना है कि ये वर्ड ये किस तरीके से लिखा हुआ है, इसके आसपास कोई चीज है जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये इसम है। मुझे मीनिंग नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि रजुलुन का माना क्या है अरबी जुबान में, फॉर एग्जाम्पल रजुलुन, मुझे नहीं पता कि रजुलुन का माना क्या है, लेकिन मैं इस पर देख रहा हूं कि दो पेश लगा हुआ है, मैं इस पे देख रहा हूं कि दो पेश लगा हुआ है, तो मुझे कलाम का डिस्कशन बताएगा कि अगर ये दो पेश लगा है, तनवीन लगी है आखिर पर, तो आप इसको इसम कंसिडर करेंगे। अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता है कि रजुलुन किसी इंसान को कहते हैं, ठीक है, रजुलुन अरबी जुबान में किसी इंसान को कहते हैं, किसी मर्द को, सॉरी इंसान नहीं, किसी मर्द को कहते हैं, तो रजुलुन का माना आपको नहीं भी पता हो, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि ये इसम है, क्यों, क्योंकि इस पे दो पेश लगा है, तो ये अलामतें हैं। तो उन अलामतों को भी डिस्कस किया जाता है कि इसम की अलामतें कौन कौन सी है, फेल को कैसे पहचाना जा सकता है, ठीक है। और फेल को पहचानने के लिए तो हमने सारा सर्फ इसीलिए स्टार्ट किया था कि आप फेल को देख कर पहचान जाए कि ये फेल है। यही हमारा मकसद था सर्फ पढ़ने का, कि आप फेल को पहचानना सीख जाएं कि फेल होता कैसा है, क्योंकि फेल एक शक्ल में नहीं आता, कई शक्लों में आते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं सर्फ का मौजू छोड़कर आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि जब तक आप फेल को सही से पहचानना नहीं सीखेंगे, आपको मुश्किल होगी। हाँ, कुछ अलामतें होती हैं उसमें, जैसे अनईतु लेटर्स का आना, वो सब हमने पढ़ा था, ताउतानी साकिना का आना, कद का आना, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। लेकिन फिर भी फेल एक खुद एक बड़ा मौजू है, तो इस वजह से हमने सर्फ में एंट्री ली थी, और अभी हम तकरीबन उसको खत्म करने पर हैं। लेकिन अब आपके पास इतना नॉलेज जरूर होना चाहिए कि
आप फेल को देख कर पहचान सकें। जब उसके आखिर में फेल माजी होगा तो ताऊ तानी से साकिन आएगा, उसकी शक्ल सूरत कैसी होती है, और मुजर्रद के अबवाब किस तरह दिखते हैं, मजीद के अबवाब किस तरह दिखते हैं, ये एक अंडरस्टैंडिंग उन स्टूडेंट्स को अब आ गई है जिन्होंने हमारे साथ सर्व किया था। अब जिन्होंने नहीं किया है तो वो मायूस भी ना हो, क्योंकि बहुत कुछ आपसे मिस नहीं हुआ है। इंशाल्लाह जब हम नाहव में, जब हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हम उसको दोबारा से रिकैप कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हर्फ का हमने ये कहा था कि हर्फ की कोई अलामत नहीं होती। हर्फ तो यही है कि अगर वो इसम की अलामत ना पाई जाए, फेल की कोई अलामत ना पाया जाए, ना इसम का माना पाया जाए, ना फेल का माना पाया जाए, तो वो क्या होता है? हर्फ होता है। तो ये कलाम का डिस्कशन था। अगला जो मौजू है, जो सबसे वसी मौजू माना जाता है अरबी जुबान में, वो है अल एराब। अच्छा, जब हम कहते हैं अल एराब, तो हम यहाँ पर सिर्फ, अच्छा, एराब कहते हैं किसी चीज को वाजे करना, खुल खोल कर बयान करने को, ठीक है, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने को, इसको कहते हैं एराब। तो हम एराब जब पढ़ेंगे ना, तो एराब का जो मौजू है वो ये है कि ये जो सिस्टम है अरबी जुबान में, ये जो सिस्टम है एराब का, ये है क्या सिस्टम? यानी किस तरह वो कब किसी लफ्ज के आखिर पर पेश डालते हैं, किसी लफ्ज के आखिर पर जबर डालते हैं, किसी लफ्ज के आखिर पर कसरा डालते हैं, किसी लफ्ज के आखिर पर कुछ करते हैं, सुकून डाल देते हैं, ये क्यों करते हैं, और ये सिस्टम क्या है? ये सारा सिस्टम जो है ये एराब का सिस्टम है अरबी जुबान का। और ये नुमाया पहलू है, डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, या डिस्टिंग्विशिंग आप कह लें कि फीचर है अरबी जुबान की, कि अरबी जुबान में एराब का एक सिस्टम मौजूद है। उस सिस्टम को आपको मैं समझाऊंगा कि वो एराब का सिस्टम है क्या अरबी जुबान में, और क्यों अहम है अरबी जुबान के लिए। इसकी एक डेफिनेशन भी आती है जो कि आमतौर पर तलबा याद करते हैं, हुआ तगय्युर अवाखिर अल कलिम लिख्तिलाफ अल अवामिल दाखिला अलैहा लफ्ज़न और तकदीरन, कि ये किसी वर्ड के, कलाम यानी वही इसम फेल, इसम हो या फेल हो, इसके आखिर पर जो चेंजेस होते हैं, आखिर पर जो चेंजेस होते हैं किसी एजेंट के वजह से। यानी कोई लफ्ज पहले मोहम्मदुन था, ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई लफ्ज मोहम्मदुन था, अचानक से वो मोहम्मदन बन गया, मोहम्मदन। व अशहदु अन्ना मोहम्मदन, हम कहते हैं, मोहम्मदुन नहीं कहते, मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये जो मोहम्मदन बना, तो ये मोहम्मदन क्यों बना? तो ये सिस्टम समझना है हमें कि ये कब मोहम्मदुन से मोहम्मदन बन जाता है, और एजेंट कौन सा है जिसने ये चेंजेस ला दी। एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, तो ये मैं जो कह रहा हूं कि अशहदु अन्ना मोहम्मदन, इसमें अब ये मोहम्मदुन था ना पहले, असल जो लफ्ज था वो मोहम्मदुन था। मोहम्मदुन से ये मोहम्मदन कैसे बना? किस एजेंट ने आकर इसको फोर्स किया कि ये मोहम्मदुन से मोहम्मदन बन जाए? ये जो सारा सिस्टम है कि जिसकी वजह से एक लफ्ज अपने आखिर के हरकत को चेंज कर देता है, इस सारे सिस्टम को क्या कहते हैं अरबी जुबान में? एराब का सिस्टम कहते हैं। तो एराब का सिस्टम हमें समझना है। ये बुनियादी चीजें हैं अरबी जुबान के समझने के लिए। एक तो ये कि इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, दूसरा ये कि एराब का सिस्टम क्या है, कैसे कोई लफ्ज अपने हरकत को बदलता है, किन एजेंट्स के आने से किस तरह हरकत बदलते हैं, इसको एराब का सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये बहुत अहम चीज है जो आपको समझना है। जब आप एराब समझ जाएंगे तो फिर आपको वो भी समझना होगा साथ कि अगर कोई लफ्ज नहीं बदलता है, अगर कोई लफ्ज बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि एक, जैसे आप कहते हैं कि एक बिल्डिंग की तरह मजबूत, ठीक है, बुनियान जिसको कहते हैं, मजबूत कोई दीवार, कि जो बदलने का नाम ही ना ले। अब जैसे मोहम्मदुन था, मोहम्मदुन मोहम्मदन में बदल गया किसी वजह से। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं अरबी जुबान में जो किसी हाल बदलते ही नहीं, ठीक है, उन पर आप कोई भी धक्का मुक्की कर लो, वो कुछ नहीं बदलते, वो एक ही हालत में रहते हैं। ऐसे अल्फाज को कहते हैं मबनी या बिना, बिना की शक्ल। तो जब आप एराब समझ लेंगे तो आपको बिना भी समझ में आने लगेगा। तो ये आपस में जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, एराब और अलबिना, लेकिन हम सिर्फ एराब कहते हैं।
अगर आपने एराब समझ लिया तो आपको अलबिना या मबनी का टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। तो पहला टॉपिक क्या है मबादी में? अल कलाम। दूसरा टॉपिक क्या है? अल एराब। और अच्छा, एराब समझ में आ गया ना जो मैं बता रहा था? अभी हमने इसको अभी पढ़ नहीं रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक तारुफ करा रहा हूं कि आपका एक जहन बने कि अच्छा ये हमें पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यही हमारा नेक्स्ट बड़ा मौजू है जिसको हमें पढ़ना है। जब हम आजुरूमिया में जाएंगे तो हम एराब को ही सबसे पहले फोकस करेंगे। तो ये सारा कुछ जो है ना मैंने तैयार करके रखा है, इंशाल्लाह ताला आपको अगर मैं दिखाऊं कि मैंने जो है ना वो यहाँ पर तैयारी भी आप लोगों के लिए कर दी है शुरू। रुक जाए, ये एराब। ठीक है, ये सारा एराब जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, लोग सारा कुछ जो है ना मैंने यहाँ पे तैयार करना शुरू किया है। इंशाल्लाह ताला एराब जो है वो हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, और ये सबसे अहम टॉपिक है। आपको शायद समझ में आ ही रहा होगा कि ये सारा जो खेल है कि कब जबर पढ़ना है, कब पेश पढ़ना है, ये सब कुछ एराब पर मुनहसर है या उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये एराब का मौजू हो गया जो हमें पढ़ना है। वाज़ेह है यहाँ तक? जी सर। किसी का कोई सवाल है इस ताल्लुक से, किसी का भी? ओके। खामोशी भी कभी ठीक नहीं होती, लेकिन चले ठीक है। ओके। खामोशी यानी या तो समझ में आ रहा है या तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। सिस्टर तौहीद, आप ये एनोटेशन बंद कर दें। जी। ओके। अब अगला टॉपिक जो है अल मारिफ। अल मारिफ। ठीक है, अल मारिफ। ओहो, ये क्या है? ये सिस्टर तौहीद आप एनोटेशंस प्लीज, मैं ऑफ करता हूँ। हम्म, तो जी, थर्ड जो अहम टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है मबादी का, वो है अल मारिफ। अल मारिफ यानी वो हमें इस्म समझना है जो किसी खास मकसद के लिए किए यानी बनाए गए हैं। अल अस्माउल्लती वुदियत लितुस्तअमल फी मुअय्यनन, कि वो अस्मा जिनको इसलिए तैयार किया गया है कि किसी खास चीज के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, उसको मारिफ कहते हैं। जैसे हम कहते हैं अ, जैसे हम कहते हैं कि हिंद। ठीक है, हिंद। हिंद क्या है? एक मुल्क का नाम है। पाकिस्तान एक मुल्क का नाम है। अब ये जो अल्फाज है, हिंद है, पाकिस्तान है, ये किसी खास मकसद के लिए तैयार किए गए हैं, किसी खास चीज को नाम देने के लिए तैयार किए गए हैं। तो अरबी जुबान में कुछ चीजें होती हैं नकिरा। नकिरा, नकिरा कहते हैं यानी आम सी चीजें जिसको आप कोई खास नाम नहीं देते। जैसे रजुलुन, रजुलुन या रजुल के रजुल रजुलुन कहते हैं किसी भी मर्द को, किसी भी मर्द को रजुलुन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह कलमुन, किसी भी कलम को कहते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं अल कलम या आप कहते हैं अर रजुल, तो जब इस पर अलिफ लाम आ जाता है शुरू में, तो आप किसी खास मुअय्यन किसी कलम के बारे में, किसी स्पेसिफिक मैन या स्पेसिफिक मैन के बारे में बात कर रही होती हैं या कर रहे होते हैं। तो ये जो सिस्टम है अरबी जुबान में जिसमें किसी खास के लिए कोई खास इस्म या नाउन यूज किया जाता है, इसको अल मारिफ कहते हैं। तो आपको ये जानना है यहाँ पर कि ये जो टोटल मारिफ है, 6 टोटल मारिफ हैं अरबी जुबान में, ये टोटल 6 जो मारिफ है ये कौन कौन से हैं? ठीक है, टोटल जो 6 मारिफ हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कौन सी 6 चीजें हैं जिसको अरबी जुबान में खास उन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो नाम खास कर दिया जाता है उन चीजों के लिए। जिसमें आता है अल अलम। अल अलम यानी जिसको आप कह सकते हैं प्रॉपर नाउन्स, जैसे हिंद, जैसे किसी मुल्क का नाम, किसी शहर का नाम। ठीक है, किसी शख्सियत का नाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अलम है, ये खास शख्स का नाम है। ठीक है, इसी तरह अज़मीर या ज़मायर, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस भी किसी खास शख्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रोनाउंस भी किसी खास शख्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे अरबी जुबान में जब हम कहते हैं हुआ, हुआ यानी वो, तो आपके जहन में कोई खास शख्स होता है।
ये नहीं कि कोई भी हुआ हो सकता है ना। जब हम इंग्लिश जुबान में कहते हैं ही, तो आपके जहन में कोई खास शख्स, मुअय्यन शख्स होता है फिक्स, उसके मुतल्लिक आप कहते हैं ही। आप ऐसे ही किसी के लिए ही नहीं कह सकते ना, कोई खास शख्स आपके जहन में होता है। तो ये भी अरबी जुबान में मारिफ या मारिफ कंसिडर होता है, ठीक है, मारिफ। इसी तरह इस्मुल मौसूल, ठीक है, इस्मुल मौसूल भी हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं इसमें नहीं जा रहा। फिर इस्मुल इशारा है, इशारा करने के लिए जो अल्फाज आते हैं वो। फिर जिस पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए, जिस लफ्ज पर, जैसे मैंने बताया रजुलन से अर रजुल हो जाता है वो। और फिर अल मुदाफ इला वाहिद मिन अल मज़कूर। और अगर किसी इन पांच चीजों में से किसी की तरफ किसी चीज को अटैच कर दिया जाए तो वो भी खास हो जाता है। जैसे अल्लाह, जैसे अल्लाह, अल्लाह ये अलम है, एक खास अल्लाह ताला जिनकी हम इबादत करते हैं उनका नाम है। अब अगर कोई कहता है किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, तो अब ये जो किताब है, हालांकि लफ्ज किताब कोई भी किताब हो सकती है, लेकिन चूंकि इसको जोड़ दिया गया एक अलम के साथ, एक मारिफ के साथ, अलम, एक खास चीज के साथ इसको जोड़ दिया गया है। किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। अब ये जो किताब है ये भी मारफा कंसिडर होगा। क्यों? क्योंकि अब ये कोई आम किताब नहीं हुई, ये उस अल्लाह की किताब है जो पहले से मारफा है। तो इसको भी मारफा कंसिडर किया जाता है अरबी जुबान में, ठीक है। इसको कहते हैं अल मारिफ। तो ये इंशाल्लाह 6 टॉपिक्स हैं इसमें, मारिफ में, जिसे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। लेकिन एराब के बाद, एराब का सिस्टम जब हम पढ़ लेंगे तो हम मारिफ भी आपको इंशाल्लाह करवाएंगे। तो ये 6 टॉपिक्स हो गए मारिफ के। तो अल मबादी में कितने टॉपिक्स हैं, कोई बता सकता है? मबादी में टोटल टॉपिक्स कितने हैं बुनियादी तौर पर? तीन। 3 है, सर तीन। ठीक है। हाँ, कलाम में इस्म फेल हर्फ, फिर इसके बाद एराब का सिस्टम, यानी जबर जेर पेश सुकून वाला सिस्टम वो। और आखिर में मारिफ, यानी वो चीजें जिनको अरब किसी खास मुअय्यन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो हो गया मारिफ। तो ये 3 बड़े टॉपिक्स मबादी के हैं। अब जब ये 3 टॉपिक्स मबादी के हो गए, अब हम फिर से अपने नज्म पर आते हैं। सलासतु अबवाबिन मबादिउ इल्मी, ठीक है। 3 मौजू अरबी जुबान में इसके बुनियादी हैसियत रखते हैं, कलाम, एराब और मारिफ। अब ये जो एराब का सिस्टम है, एराब का सिस्टम है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पेश के साथ पढ़ी जाती हैं, कुछ चीजें जबर के साथ पढ़ी जाती हैं, कुछ चीजें जेर के साथ या कसरा के साथ पढ़ी जाती हैं, कुछ चीजें सुकून के साथ पढ़ी जाती हैं, यानी जज्म के साथ। तो अब वो कौन कौन सी जगहें हैं अरबी जुबान में, वो कौन कौन सी जगहें हैं, जगह यानी पोजिशंस, सेंटेंस में पोजिशंस, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड उस खास पोजिशन पर हो तो उसको हमेशा पेश के साथ पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पर, अगर वो वर्ड उस खास पोजिशन पर है तो हमेशा इसको जबर के साथ पढ़ा जाएगा। अगर वही लफ्ज सेंटेंस में इस पोजिशन पर आएगा तो इसको जेर के साथ पढ़ा जाएगा। अगर इस पोजिशन पर आया तो सुकून के साथ पढ़ा जाएगा। ये जो पोजिशंस है अरबी जुबान में, कि कौन कौन से पोजिशंस पर चीजों को रफा की हालत, रफा यानी पेश की हालत से पढ़ा जाएगा, उसी के डिस्कशंस यहां पर है। वो कहते हैं कि वकुल, और कह दो, अददुल मरफू मिनहुन्न सबअतुन, के कह दो कि रफा की जो सूरतें हैं, काउंट जो पोजिशंस हैं अरबी जुबान में, कि जिनको हमेशा पेश के साथ पढ़ा जाएगा, मरफू यानी पेश के साथ पढ़ा जाएगा, आम जुबान में मैं बता रहा हूं अभी, वो जगह सेंटेंसेस में जहां पर किसी वर्ड को पेश के साथ पढ़ा जाएगा वो कितने हैं? सब आतुन, 7 पोजिशन है, ठीक है। वह मंसूब, और मंसूब कहते हैं जबर वाली पोजिशन को, फतहा जिस पर जबर आता है एंड में, ठीक है, जैसे मोहम्मदन, ठीक है। तो मंसूब वाली जो पोजीशन है, मंसूब यानी जबर वाली पोजीशन, ये कितने हैं? खमसुन व अशरुन नवासिउ, कि ये 15 वाज़ेह जगह है, ठीक है। 15 जगह है जहां पर अगर आपको वो वर्ड उन 15 जगहों में से किसी जगह में मिलता है तो आपको इसको हमेशा जबर के साथ पढ़ना है। वह मबहसु मजरूरातिही कुल सलासतुन, और मजरूर यानी जब जेर के साथ, मजरूर यानी जेर के साथ आपको जो पढ़ना है वो जगह कितनी है? 3 है। वह खामिसुहल मजजूम वह हुवल मुदारे,
और वो पोजीशंस जहां पर आपको हमेशा सुकून के साथ पढ़ना है, जज्म यानी सुकून के साथ पढ़ना है, वो मुजारे का टॉपिक है। माजी और मुजारे जिसको हम कहते हैं ना, मुजारे, फेल मुजारे, ये उसका टॉपिक है। इंशाल्लाह आप लोग रिज्वाइन करिए, मैं इंशाल्लाह इसको और समझाता हूँ इंशाल्लाह ताला। ठीक है, दोबारा से आप लोग रिज्वाइन